इस वीडियो में जो आपको साझेदारों के अवकाश ग्रहण करने पर या साझेदार की मृत्यु हो जाने पर या साझेदारों के दिवालिया हो जाने पर या साझेदार के विघटन हो जाने पर जो आपके क्वेश्चन होते हैं साझेदारी के, वो क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। इससे पहले क्वेश्चन मैं अपनी इससे पहली वीडियो में करा चुका हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी मैं इस वाली वीडियो में कर रहा हूँ। देखिए इसमें आया क्वेश्चन है कि गार्नर बनाम मरे निर्णय अनुसार किसी दिवालिया साझेदार की पूंजी के घाटे को अन्य साझेदारों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। बात हो रही है गार्नर बनाम मरे के निर्णय अनुसार, ठीक है, और क्या पूंजी के घाटे के अनुसार, ठीक है। तो गार्नर बनाम मरे के निर्णय के अनुसार अगर पूंजी के घाटे को अन्य साझेदारों में जो विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो वो पूंजी के अनुपात में ही किया जाता है। अगर पूंजी के जो घाटे से जो हानि हो रही है, ठीक है, वो पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। और वसूली से जो हानि होती है, ठीक है, वो आपके लाभ हानि अनुपात में बांटा जा रहा है, क्योंकि ये बात पूंजी के घाटे को हो रही है, ठीक है। तो पूंजी के घाटे को अन्य साझेदारों में विभाजित किया जाता है, वो पूंजी के अनुपात में ही किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के परिपक्व होने पर बीमा कंपनी से प्राप्त होने वाली राशि को साझेदारों में बांटा जाता है, ठीक है। तो यह बात हो रही है कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के परिपक्व होने पर, यानी कि जब संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी आपकी पूर्ण हो जाती है, ठीक है, तो बीमा कंपनी से जो प्राप्त राशि होती है वो साझेदारों में जो बांटी जाती है, ठीक है। तो वो जो बीमा कंपनी से जो प्राप्त राशि होती है वो साझेदारों में जो बांटी जाती है वो आपके लाभ विभाजन अनुपात में बांटी जाती है, यानी कि सभी साझेदारों को लाभ विभाजन के अनुपात में वो राशि आपको बांटी जाती है। तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की रकम को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो जब कोई एक साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेता है, ठीक है, तो किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने से पहले तो क्या होती है, ख्याति की रकम को समस्त साझेदारों यानी कि सभी साझेदारों को के पूंजी खाते में, ठीक है, किसके पूंजी खाते में पहले क्रेडिट कर दी जाती है, ठीक है। तो योग क्या होता है कि एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की रकम को क्रेडिट किया जाता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सभी साझेदारों के खाते में, सभी साझेदारों के खाते में, किसमें? पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गार्नर बनाम मरे सिद्धांत के अनुसार दिवालिया साझेदारों की कमी की रकम को अन्य साझेदार द्वारा निम्नलिखित अनुपात में पूरा किया जाता है, ठीक है। तो गार्नर बनाम मरे के सिद्धांत के अनुसार दिवालिया के साझेदार की कमी की रकम को साझेदार द्वारा जो किस अनुपात में पूरा किया जाता है वो उनके पूंजी के अनुपात में ही पूरा किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साझेदारी का विघटन अनिवार्यता होता है, ठीक है, यानी कि साझेदारी का विघटन कब अनिवार्य हो जाता है? किसी साझेदार का दुर्व्यवहार करने से? नहीं। किसी साझेदार के पागल हो जाने पर? नहीं। व्यापार के हानि में चलने पर भी साझेदार का विघटन अनिवार्यता नहीं होता। कब होता है? कि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर, ठीक है। जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो साझेदारी का विघटन अनिवार्यता हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो साझेदारी का तो विघटन होना अनिवार्यता हो जाता है, परंतु फर्म का विघटन होना अनिवार्यता नहीं, यानी कि साझेदारी का तो विघटन हो जाएगा, ठीक है। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर साझेदारी का विघटन तो हो जाएगा परंतु फर्म का विघटन नहीं होता है, ठीक है। तो बात हो रही थी कि साझेदारी का विघटन अनिवार्यता होता है, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर साझेदारी का विघटन अनिवार्यता हो जाता है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फर्म का एक साझेदार दिवालिया हो जाता है, इससे हुई हानि को अन्य साझेदारों द्वारा वहन किया जाता है, ठीक है। तो जबकि साझेदारी में साझेदार कोई दिवालिया हो जाता है और उससे जो हानि होती है, ठीक है, बात हो रही है हानि की, तो हानि होती है वो लाभ विभाजन अनुपात में, यानी कि लाभ हानि के अनुपात में उसे अन्य साझेदार वहन करते हैं, ठीक है। हानि को लाभ हानि के अनुपात में वहन करते हैं और पूंजी की कमी को पूंजी के अनुपात में वहन करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ हो रही थी बात एक फर्म के साझेदार के दिवालिया हो जाता है तो इससे हुई हानि को आप लाभ हानि यानी लाभ विभाजन के अनुपात में ही वहन अन्य साझेदार करेंगे। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फर्म के विक्रय के समय अंशों एवं ऋण पत्रों के रूप में प्राप्त क्रय प्रतिफल साझेदारों में बांटी जाती है, यानी कि जब किसी फर्म का विक्रय किया जाता है, यानी कि फर्म को विक्रय किया जाता है
तो उस समय अंशों और ऋण पत्रों के रूप में जो क्रय प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है, तो वो साझेदारों में जो बांटी जाती है वो साझेदारों को दे अंतिम भुगतान के अनुपात में बांटी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पुस्तकों में ख्याति खाता खोला जाता है तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है उनके। ठीक है, तो जब पुस्तकों में ख्याति खाता खोला जाता है तो पुराने साझेदारों पूंजी खाते में जो क्रेडिट किया जाता है वो जो किया जाता है वो पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ही जो अन्य जो पुराने साझेदार हो उनके खातों में क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो पुराने साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ही क्रेडिट किया जाता है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और ब एक फर्म की ख्याति का मूल्य 30,000 रुपये है। ठीक है, पुस्तकों में उसे 12,000 रुपये प्रदर्शित किया है। से के 1/4 भाग हेतु प्रवेश किया गया है, उसे ख्याति की राशि लानी चाहिए, तो वह राशि क्या होगी। ठीक है, तो ए और ब की जो फर्म की ख्याति वो 30,000 है और पुस्तकों में से कितना प्रदर्शित किया गया, 12,000 का प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करना है, तो हम क्या करते हैं कि से के द्वारा ख्याति लाई जाने वाली, तो सबसे पहले क्या करें 30,000 की जो आपकी ख्याति थी उसमें 12,000 प्रदर्शित की गई है। ठीक है, तो 30,000 में से हम 12,000 घटा देंगे। ठीक है, तो 30,000 माइनस 12,000, ठीक है, आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, 18,000 हो गया। और से को जो प्रवेश हेतु किया जा रहा है वो 1/4 किया जा रहा है। ठीक है, तो 18,000 का हम जब 1/4 भाग निकाल लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4,500 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4,500 ए। तो यानी कि से जो ख्याति की राशि लेकर आएगा वो 4,500 रुपये लेकर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमी या अपूर्णता खाता तब बनाया जाता है जब। ठीक है, तो कमी या अपूर्णता खाता बनाया जाता है जब साझेदारों में दिवालिया, जब साझेदारों के दिवालिया हो जाने पर साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है। ठीक है, तो तब कमी और अपूर्णता खाता आपका बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साझेदारी फर्म के विघटन पर लाभ हानि खाते का डेबिट से हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, तो जब साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है तो विघटन हो जाने पर लाभ हानि खाते का से जो डेबिट किया जाता है वो साझेदारों के पूंजी खाते में, ठीक है, साझेदारी के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है और वो भी किसके, लाभ हानि अनुपात में ही जो है हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में ख्याति खाता खोला जाता है तब पुराने साझेदारों में ख्याति इस प्रकार बांटी जाती है। ठीक है, तो जबकि साझेदारी में कोई साझेदार प्रवेश करता है, ठीक है, तो ख्याति खाता खोला जाता है, तो ये ख्याति का जो बंटवारा होता है, ठीक है, ख्याति जो बांटी जाती है पुराने साझेदार में, तो पुराने साझेदारों में जो ख्याति बांटी जाती है वो पुराने साझेदारों के त्याग अनुपात में ही बांटी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाना बना मरे विवाद में कौन साझेदार दिवालिया था। ठीक है, तो गाना मरे विवाद में जो यानी कि ये जो इसकी एक इंग्लैंड की कंपनी थी। ठीक है, तो इसमें जो 3 साझेदार थे, इसमें आपके साझेदार कौन कौन से थे, गार्डनर, मरे और बिलिकन्स, 3 साझेदार थे। ठीक है, तो इसमें जो साझेदार दिवालिया हुआ था, कौन साझेदार दिवालिया होता है, बिलिकन्स साझेदार जो आपका दिवालिया हुआ था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि साझेदार की अवकाश ग्रहण करते समय निर्मित ख्याति को अवलिखित करना है तो उसे से साझेदारों में डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय जो निर्मित ख्याति की अवलिखित करते हैं वो जो से साझेदारों में करते हैं वो उनके नए लाभ हानि विभाजन अनुपात में करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए, ब, से और द बराबर के साझेदार हैं। एक हवाई जहाज दुर्घटना में ए, ब और द की एक साथ मृत्यु हो जाती है, इस दुर्घटना का परिणाम निम्न क्या होगा। ठीक है, तो इस साझेदारी में आपके 4 साझेदार थे, ए, ब, से और द साझेदार थे, और हवाई जहाज की दुर्घटना में जो ए और ब, द यानी कि 3 की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो शेष एक ही बचता है। तो ठीक है, तो जब 4 साझेदार में 3 साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में साझेदारी तथा फर्म दोनों का ही विघटन हो जाता है, क्योंकि एक अकेला साझेदार जो है वो साझेदारी और फर्म को नहीं चला सकता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसी कंडीशन में क्या होगा, साझेदारी तथा फर्म दोनों का ही विघटन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कौन है कि साझेदारी जब भंग की जाती है तो ख्याति खाते को बंद किया जाता है,
तो किस में हस्तांतरित कर दिया जाता है? तो जब साझेदारी भंग हो जाती है, साझेदारी का जब विघटन हो जाता है, तो ख्याति खाते को बंद करके किस में? वसूली खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फर्म के विघटन पर यदि ख्याति की राशि को चिट्ठे में शामिल नहीं किया जाता है तो अगर यदि एक फर्म के विघटन पर ख्याति की राशि को चिट्ठे में शामिल नहीं किया जाता है तो इसकी गणना भी नहीं की जाती है। ठीक है, और अगर यदि ख्याति की राशि को आर्थिक चिट्ठे में सम्मिलित किया जाता है यानी कि आर्थिक चिट्ठे में होता है, ठीक है, तो उस ख्याति की राशि को हम वसूली खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि एक फर्म के विघटन पर यदि ख्याति की राशि को चिट्ठे में शामिल नहीं किया गया है या नहीं किया जाता है तो इसकी गणना नहीं की जाती है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवसायिक संगठन के सीमित साझेदारी स्वरूप से आशय है। ठीक है, तो व्यवसायिक संगठन में सीमित साझेदारी स्वरूप से आशय कहता है कि इसमें कुछ साझेदारों का दायित्व जो है आपका सीमित होता है। ठीक है, परंतु भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में जो है वो सीमित साझेदारी का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, किसका? सीमित साझेदारी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जिस कारण क्या होता है कि भारत में सीमित साझेदारी जो है वो आपका प्रचलित नहीं होती है। आपकी सीमित साझेदारी भारत में प्रचलित नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ साझेदारों का दायित्व आपका सीमित होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्म के विघटन की स्थिति में अंत में पूंजी खाते बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो फर्म के विघटन पर जो है वसूली खाता खोलकर कुछ संपत्तियों और दायित्वों को छोड़कर शेष संपत्ति दायित्वों को जो है वसूली खाते बंद कर दिया जाता है। ठीक है, और अंत में हम क्या करते हैं, जो पूंजी खाते जो बंद कर दिए जाते हैं वो रोकड़ या बैंक खाते के से बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो फर्म के विघटन की स्थिति में अंत में पूंजी खाते बंद जो किए जाते हैं वो रोकड़ या बैंक खाते से बंद कर दिए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फर्म के विघटन पर साझेदार की पत्नी से लिए गए ऋण को माना जाता है। ठीक है, क्योंकि जो ऋण लिया गया है वो साझेदार की पत्नी से ले जा रहा है और साझेदार की जो पत्नी है वो साझेदारी में साझेदार तो है नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एक फर्म के विघटन पर साझेदार के पत्नी से लिया गया ऋण को माना जाता है बाहरी पक्ष का दायित्व माना जाता है। ठीक है, इसे क्या माना जाता है? बाहरी पक्ष के दायित्व माना जाता है और इस बाहरी पक्ष के दायित्व को क्या वसूली खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि एक फर्म के विघटन पर साझेदार की पत्नी से लिए गए ऋण को माना जाता है बाहरी पक्ष का दायित्व माना जाता है और इस बाहरी पक्ष को वसूली खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई आवश्यक साझेदारी में है और वयस्क होने पर साझेदारी में बने रहने का निर्णय करता है तो फर्म के दायित्वों के प्रति वह किस तिथि से उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि फर्म में लाभ हेतु प्रवेश किए जाने की तिथि से वह जो है फर्म के दायित्वों के प्रति क्या उत्तरदायित्व हो जाएगा। तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभ या लाभ तथा हानि का वितरण साझेदारों के बीच में उनके निम्न अनुपात में होता है। तो जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में संचित लाभ हानि का जो वितरण किया जाता है वो पुराने लाभ जो आपके साझेदार होते हैं साझेदारों के बीच में पुराने लाभ वितरण के अनुपात में क्या होता है, इनके संचित लाभ और हानि का वितरण किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्म का विघटन हो जाता है। ठीक है, तो फर्म का विघटन कब होता है? कि किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाने पर नहीं, किसी एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर भी नहीं होता है। ठीक है, किसी एक साझेदार के दिवालिया हो जाने पर भी साझेदार वो फर्म का विघटन नहीं होता है। कब होता है? कि एक साझेदार को छोड़कर अन्य सभी साझेदार अगर दिवालिया हो जाते हैं तो फर्म का विघटन हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साझेदार के दिवालिया हो जाने पर संचय कोष तथा लाभ हानि खाते के शेष को सभी साझेदारों में बांटा जाता है। ठीक है, तो जब एक साझेदार दिवालिया हो जाता है तो संचय कोष या लाभ हानि खाते का शेष जो साझेदारों में बांटा जाता है वो उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, जो शेष सभी साझेदार हैं उनके लाभ विभाजन अनुपात में जो है संचय कोष तथा लाभ हानि खाते के शेष को बांटा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्म के समापन पर रोकड़ के आंशिक वितरण में साझेदारों को रोकड़ बांटी जाती है। ठीक है,
तो फर्म के समापन पर रोकड़ के आंशिक वितरण में साझेदारों को जो रोकड़ बांटी जाती है वो उनके लाभ विभाजन के अनुपात में बांटी जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जब आंशिक रोकड़ बांटी जाती का वितरण किया जाता है तो इसमें जिस साझेदार की पूंजी अधिक होती है उसका वितरण सबसे पहले किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि XYZ 1/2 रेशियो यानी कि अनुपात 2/5 अनुपात 1/10 के अनुपात में भागीदार हैं। यदि X रिटायर हो जाए तो बाकी भागीदारों की नई भागीदारी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आपके 3 साझेदार हैं और इसमें XYZ और इनका अनुपात ये है आपका, ठीक है। तो इसमें जो X रिटायर हो रहा है यानी कि 1/2 या आपका जो अनुपात वाले जो साझेदार है वो रिटायर हो रहा है, यानी कि 1/2 आप समाप्त कर दीजिएगा। अब जो बचेंगे से 2 बचेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को ही आप इक्वल कर दीजिएगा। तो जब हम इनके जो डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तो 5 को हम किससे कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इससे भी 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि 4:1। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4:1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साझेदार X ने माह के पहली तारीख को प्रति माह 3000 रुपये, Y ने भी इसी प्रकार प्रति माह रुपये 5000 रुपये का आहरण किया है और 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज आपका दे होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि X और Y जो है इनका आहरण पर ब्याज कितने निकल कर आएगा, ठीक है। तो इस आप क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। X साझेदार का कुल आहरण 3000 रुपये प्रति माह लिया है और 1 साल का निकालेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 36 यानी 36,000 हो जाएगा X का आहरण। ऐसे ही हम Y का लेते हैं, Y का आहरण जो है, ठीक है, वो 5000 लिया था, 12 यानी कि 1 साल से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12×5 = 60,000 आ जाएगा। तो दोनों को नहीं, क्योंकि प्रत्येक माह की पहली तारीख को ही जो आहरण किया है, ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। 36,000 + 60,000, देखिए 36,000 + 60,000 हमारा हो जाएगा 96,000, ठीक है, 96,000 यानी कि 96,000 हो जाएगा। इस पर हमने 10% निकाल लेते हैं। अगर हम 96,000 पर 10% निकालते हैं हमारा 9600 आ जाता है, यानी 9,600 आ जाता है, ठीक है। इस पर हम जो है जो आहरण पर जो ब्याज है वो निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि किस मंथ के अनुसार निकालेंगे, क्योंकि आहरण जो गया है प्रत्येक माह की पहली किया गया है। अगर कोई भी साझेदार आहरण के यानी कि माह की पहली तारीख को, ठीक है, तो अगर आहरण करता है तो उसका 6.5/12 हो जाता है, ठीक है। और अगर मध्य में करता है तो 6/12 हो गया, और अगर मध्य के माह के अंत में करता है तो आपका जो हो जाता है वो 5.5/12 हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो आहरण किया साझेदार ने माह के पहली तारीख को क्या है, तो इसलिए हमने 6.5/12 कर दिया गया है, ठीक है। तो 96 यानी कि 96,000 का अगर हम 6.5/12 करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 5200 रुपये आ जाता है, यानी 5200 आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों को जो आहरणकार ब्याज हो जाएगा वो 5200 यानी कि 5200 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि X और Y फर्म में साझेदार हैं और उनके लाभ विभाजन का अनुपात 2:3 है। फर्म में ख्याति की राशि 10,000 रुपये दी हुई है। Z फर्म में नया साझेदार बनता है और उसको लाभ का 1/5 भाग अनुपात दिया जाता है। उसका ख्याति का हिस्सा 15,000 रुपये आका जाता है और पुराने साझेदार की ख्याति की राशि से क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, यानी कि इसकी जो ख्याति की राशि कितनी निकल कर आएगी, देखिएगा इसे कैसे करते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया A और B का जो लाभ विभाजन अनुपात आपका 2:3 था, ठीक है। और पुस्तकों में ख्याति की राशि दिखाई गई थी 10,000 रुपये दिखाई गई थी, ठीक है। और Z को जो लाभ का हिस्सा दिया गया वो 1/5 दिया जा रहा था, ठीक है। और Z अपने हिस्से की ख्याति की राशि जो लिखा रहा था वो 15,000 रुपये लिखा रहा था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस Z के जो लाभ का हिस्सा 1/5 और Z के हिस्से की जो ख्याति की राशि से इससे हम कुल राशि निकाल लेते हैं। देखिएगा पुस्तकों में कुल राशि जो हो जाएगी वो 15,000 गुणे 1/5 हो जाएगा। अगर हम इसे करते हैं तो कितना हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं 1/5 न करके, क्योंकि इसे राशि को हम क्या है अपॉन में कर देंगे। यहाँ जो हो जाएगा हमारा जो नेक्स्ट हो जाएगी यहाँ 15,000, ये मैं कर देता हूँ आपको, यहाँ दिखा दीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 15,000 और ये हो जाएगा 5/1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75,000 हमारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है।
अब हमारी जो कुल राशि क्षैतिक राशि निकल कर आई 75,000 आई है, और जो हमने पुस्तकों में जो दिखा रखी है वो 10,000 दिखा रखी है। तो हम क्या करते हैं कि जो 75,000 में से 10,000 की राशि जो माइनस कर देते, घटा देते हैं, तो हमारी खींचनी बचती है 65,000 बचती है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा आंसर क्या आ जाएगा वो 65,000 ख्याति की राशि क्रेडिट की जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाभों में से ए, बी और सी के हिस्से का अनुपात क्रम से 1/2, बी का 3/10 और सी का 1/5 भाग है। सी की मृत्यु हो गई है। अब ए और बी के बीच लाभ के हिस्से का नया अनुपात क्या होगा? ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपके ए और बी और सी थे, ठीक है, और सी की मृत्यु हो गई, इसका मतलब 1/5 भाग अनुपात आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, अब जो ए और बी का जो अनुपात रहेगा वो यही अनुपात रहेगा, तो इस अनुपात को हम क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। जैसे 1/2 है, 3/10 है, तो हम इसके अंश को यानी हर को यानी कि डोमिनेटर को समान कर लेते हैं। इसे अब डोमिनेटर को समान करने के लिए हम 2 से क्या करेंगे, हम 2 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 हो जाएगा। तो जब हम डोमिनेटर की 5 से मल्टीप्लाई करें तो 1 की भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो नया रेशियो आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, यानी 5/3 आपका रेशियो बी यानी कि डी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पूंजी परिवर्तनशील हो तो पूंजी अनुपात निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसे पूंजी में नहीं जोड़ा जाएगा? ठीक है, तो जब पूंजी परिवर्तनशील होती है तो पूंजी अनुपात निकालने के लिए सामान्य संचय कोष को भी जोड़ा जाता है, लाभानी खाते के शेष को भी जोड़ा जाता है, वसूली पर लाभ को भी जोड़ा जाता है, परंतु किसे नहीं जोड़ा जाता, रोकड़ खाते के शेष को नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन आपको साझेदारी में साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, या साझेदार की मृत्यु हो जाने पर, या साझेदार के दिवालिया हो जाने पर, या साझेदार के विघटन से रिलेटेड जो मैंने कुछ क्वेश्चन आपको जो रिवीजन कराए हैं, और कुछ क्वेश्चन की जो वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, यानी कि पहले ही देख रहा हूँ, तो आप उन्हें भी देखकर आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा।